21वीं सदी की शुरुआत में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाता है और दुनिया तबाह हो जाती है। बचे हुए लोगों को लिब्रिया मिला, एक ऐसा शहर जहां टेट्राग्रामेटन काउंसिल नाम की सरकार सभी नागरिकों को प्रोजियम के डेली इंजेक्शन देती है। यह इंजेक्शन लोगों की भावनाओं को दबा देता है और हमेशा ही नौकर बनने के लिए मजबूर करता है। आर्ट और पालतू जानवरों जैसे इमोशन को बढ़ाने वाली किसी भी चीज पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और जो लोग इन चीजों का यूज करते हैं उन्हें अपराधी घोषित किया जाता है। अगर वे पकड़े जाते हैं तो उन्हें मौत की सजा दी जाती है, क्योंकि काउंसिल का दावा होता है कि जो लोग ऐसा महसूस करते हैं वे सभी ही इस युद्ध का कारण है। अब यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर कोई इन कानूनों का पालन करे, काउंसिल ने अच्छी तरह से ट्रेंड फाइटर्स का एक ग्रुप बनाया होता है जिन्हें क्लेरिक्स कहा जाता है, जो गण काटा नाम की मार्शल आर्ट का यूज करके लड़ते हैं। शहर के बाहर नेदर नामक एक उजड़े चमन जैसी जगह होती है जहां ज्यादातर गैर कानूनी काम होते हैं। अब इस टाइम में क्लेरिक्स जॉन और एरोल अपनी विशेष टीम के साथ दी अंडरग्राउंड नाम के रिबेल ग्रुप से निपटने के लिए छापेमारी कर रहे होते हैं। तभी टीम को पता चलता है कि रेबल्स का एक ग्रुप खुद को एक बिल्डिंग के अंदर बंद कर रहा है। इसलिए जब वे बाहर गोलीबारी करते हैं तो जॉन अपने दोनों हाथों में बंदूकें लेकर पहले अंदर जाता है। वह दरवाजा तोड़ देता है और वहीं अंधेरे में इंतजार करते हुए विद्रोहियों को गोली चलाने देता है और एक बार भी घायल नहीं होता है। एक बार जब फायरिंग रुक जाती है तो जॉन गन काटा तकनीक का यूज करके सभी विद्रोहियों को गोली मारने के लिए अपनी बंदूक से गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। जॉन ज्योमेट्री और साइकोलॉजी से यह चुनता है कि सटीकता के साथ कहां धुआं करना है। एक बार जब सभी लोग मर जाते हैं तो वे इल्लीगल चीजों के लिए बिल्डिंग में तलाशी शुरू करते हैं और जब वे फर्श बोर्ड तोड़ते हैं तो उन्हें आर्ट का एक बड़ा कलेक्शन मिलता है जिसमें मोनालिसा की पेंटिंग भी होती है। अब स्कैनर का यूज करके वे पेंटिंग की असलियत की जांच करते हैं। इसके बाद जॉन अपने आदमियों को यह सब आग लगाने का आदेश देता है। हेडक्वार्टर वापस जाने के दौरान जॉन देखता है कि एरोल ने एक किताब अपने पास रख ली है और उससे इसका कारण पूछता है तो एरोल बताता है कि टीम एक या दो चीजें हमेशा छोड़ देती है, इसलिए रिकॉर्ड के साथ परेशानी से बचने के लिए वह इन एविडेंस को रख लेता है। इस बीच शहर में फादर नाम का लीडर हर जगह स्क्रीन पर लोगों को प्रोजियम लेने की याद दिलाते हुए दिखाई देता है और वह कहता है कि उन्होंने ऐसे ही सिस्टम की बदौलत शांति हासिल की है जिससे जनता भी खुशी में झूम उठती है। अब फादर हमेशा स्क्रीन पर ही दिखाई देता है, लेकिन लंबे समय से किसी ने उसे असलियत में नहीं देखा है। अब जब जॉन हेडक्वार्टर पहुंचता है तो वह तुरंत अपनी रिपोर्ट देने के लिए वाइस काउंसिल ड्यूपॉन्ट से मिलने जाता है, जिससे उसे बहुत प्रशंसा मिलती है। ड्यूपॉन्ट को आश्चर्य होता है कि जब किसी इंसान के इमोशन बहुत ही ज्यादा होते हैं तो कैसे एक क्लेरिस उसे इतनी अच्छी तरह से समझ लेता है। तो जॉन बताता है कि उसने अपने दुश्मनों की तरह सोचना सीख लिया है। फिर ड्यूपॉन्ट उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है और जॉन बहुत ही बेरुखी से उससे बताता है कि उसकी वाइफ को कुछ साल पहले इमोशन की वजह से अपराधी होने के कारण गिरफ्तार करके जला दिया गया था। ड्यूपॉन्ट इसके लिए उसे डांटते हुए कहता है कि एक क्लेरिस को अंदर से फौलाद होना चाहिए क्योंकि उसकी वाइफ एक अपराधी थी। इसके बाद जॉन कार की रिकॉर्डिंग देखता है और उसे पता चलता है कि एरोल संदिग्ध तरीके की हरकतें कर रहा है। वह रिकॉर्ड देखने जाता है और उसे पता चलता है कि एरोल कई हफ्तों से किसी भी प्रकार का सबूत इकट्ठा नहीं कर रहा है, जिसमें आज की जब्त की गई किताब भी शामिल होती है। वह उसे ढूंढने के लिए नेत लौटने का फैसला करता है और वह देखता है कि एरोल एक खंडहर चर्च के अंदर किताब पढ़ रहा है। अब जब जॉन उसका सामना करता है तो एरोल अफसोस जताता है कि लोगों ने वह सब कुछ खो दिया है जो उन्हें इंसान बनाता है, और इस पर जॉन बताता है कि अब कोई युद्ध या हत्या नहीं होगी। तो एरोल एक्सेप्ट करता है कि वह इंसानों को फिर से इमोशन का एहसास कराने के लिए खुशी से कोई भी कीमत चुकाएगा। तभी एरोल अपनी गन निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसका भी बाप है और पहले ही उसे मार देता है और जाने से पहले एरोल का चेहरा किताब से ही ढक देता है। इसके बाद जॉन ब्रांट से मिलता है जो उसके दोस्त के रूप में एरोल की जगह लेगा और वह भी जॉन की तरह तेज तरार बनना चाहता है। इसके बाद जब जॉन अपने घर जाता है तो उसका बेटा रॉबी उसे बताता है कि उसने पहले एक लड़के को रोते हुए देखा था और पूछता है कि क्या उसे अधिकारियों को सूचित करना चाहिए, इसलिए जॉन भी हाँ कहता है। हालांकि रॉबी जॉन का बेटा है, फिर भी वह जॉन को फादर के बजाय उसके नाम से बुलाता है। बाद में शाम को सोते हुए जॉन उस दिन का सपना देखता है जब उसकी वाइफ को गिरफ्तार कर लिया गया था। कैसे जब आर्मी ने उसके घर पर धावा बोला था तो जॉन ने तुरंत उनमें से 2 को निहत्था कर दिया, लेकिन जैसे ही अफसर उसे बताते हैं कि उसकी वाइफ एक अपराधी थी तो उसने लड़ना बंद कर दिया। बाहर जाते समय उसकी वाइफ ने उसे किस किया और कहा कि जब तक उनके दोनों बच्चे उसे देखते रहें तब तक जॉन उसे न भूले। अगली सुबह तैयार होते समय जॉन गलती से प्रोजियम की अपनी शीशी फर्श पर गिरा देता है और वह टूट जाती है। जब रॉबी इस पर ध्यान देता है तो उसने अपने फादर को रिप्लेसमेंट के लिए इक्विलिब्रियम सेंटर में जाने के लिए कहता है। हालांकि जब जॉन
जॉन सेंटर में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि आतंकवादी गतिविधि के कारण यह अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और लोगों को अपनी दवा के लिए दूसरे सेंटर में जाना होगा। तभी ठीक उसी समय ब्रांट उसे एक मिशन के लिए लेने आता है, इसलिए जॉन उसे आज के प्रोजियम की कमी के बारे में बताए बिना उसके साथ चल देता है। फिर जॉन और ब्रांट मैरी नाम की एक महिला से मिलने जाते हैं और उसके घर पर छापा मारते हैं। जॉन मैरी को शीशे के सामने धकेलता है, लेकिन जब उसे अपनी वाइफ की याद आती है तो वह रुक जाता है। फिर भी वह अपने आप को संभालता है और ब्रांट मिरर पर डिजाइन की वजह से उसे चकनाचूर करने के बाद सैनिक अवैध चीजों से भरे कमरे को खोजने के लिए एक दीवार को गिरा देते हैं। तभी हताश मैरी एक अधिकारी से बंदूक लेती है और जॉन पर निशाना लगाती है, इसलिए ब्रांट उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसे यह कहते हुए रोक देता है कि वे इससे अंडरग्राउंड के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। इसके बाद मैरी को पूछताछ के लिए हेडक्वार्टर ले जाया जाता है। जॉन उससे दूसरे विद्रोहियों के बारे में पूछता है, लेकिन मैरी सवालों को नजरअंदाज कर देती है और इसके बजाय वह जॉन से ही पूछती है कि तुम जिंदा क्यों हो। जॉन कहता है कि उसका काम बस उनके समाज को अच्छी तरह से चलाना है। फिर भी मैरी को लगता है कि जॉन सिर्फ उल्लू बना रहा है। जाने से पहले जॉन अपने मन को शांत करने के लिए अपने जैसे ऑफिसर का ट्रेनिंग देखता है। अब उस रात जॉन अपना इंजेक्शन नहीं लगाता है और देखता है कि कैसे एरोल का शरीर जल गया है। हालांकि वह जाग जाता है और पता चलता है कि यह एक बुरा सपना था। अजीब महसूस करते हुए वह खिड़की की ओर भागता है और कांच पर लगे रंग को हटा देता है, जिससे उसे पहली बार सनराइज देखने का मौका मिलता है। अब इतना सुंदर सीन देखकर वह भी कहता है, So beautiful, so elegant, just looking like a wow. और जब उसे इसका एहसास होता है तो वह सिरिंज गन लेने के लिए बाथरूम की ओर भागता है। हालांकि दोबारा इंजेक्शन लगवाने के लिए उसके अंदर अब दम नहीं होता है। फिर जॉन काम के लिए निकल जाता है, लेकिन हेडक्वार्टर में एंटर करने से पहले वह प्रोजियम शीशियों का एक गुच्छा खत्म करने के लिए जमीन पर गिरा देता है। वह यह जानने के लिए कि कैसा महसूस होता है, अपना दस्ताना भी उतार देता है और दूसरे इंसान पर अपना हाथ फेरता है। ऑफिस में वह देखता है कि सभी डेस्क बिल्कुल एक जैसी हैं और वह अपनी चीजों को फिर से ठीक करना शुरू कर देता है। ब्रांट यह देखता है और उससे पूछता है कि यह क्या हो रहा है। उनका अगला मिशन नीदर में कुछ अपराधियों के लिए जाना होता है। जैसे ही वे उस जगह पर छापा मारते हैं, ऑफिसर विद्रोहियों के खिलाफ भीषण गन फाइट में फंस जाते हैं। एक आदमी जॉन पर हमला करने की कोशिश करता है, इसलिए ब्रांट उस आदमी को गोली मार देता है। जब जॉन उस आदमी को पकड़ता है तो वह गलती से उसकी आंखों में निहारता है और देखता है कि कैसे जीवन शरीर से निकल रहा है। अब वह जो चीज देख रहा है उससे परेशान होकर वह तुरंत शरीर को गिरा देता है, लेकिन उसे तब और बुरा लगता है जब वह अपने हाथों पर खून देखता है। जबकि सैनिक सभी विद्रोहियों को मार देते हैं, जॉन को अवैध चीजों से भरे एक गुप्त कमरे का पता चलता है और वह करीब से देखने के लिए जाता है। उसे बीथोवेन की 9वीं सिम्फनी का एक विनाइल रिकॉर्ड मिलता है और वह बर्फ के ग्लोब को देखते हुए उसे बजाता है, लेकिन जैसे ही वह संगीत सुनता है वह इतना इमोशनल हो जाता है कि जॉन ग्लोब को गिरा देता है और रोने लगता है। बाद में टीम ने सब कुछ जला दिया और ब्रांट देखता है कि जॉन एक किताब रख रहा है। एरोल को याद करते हुए जॉन बस इतना कहता है कि वह इसे खुद जमा करेगा। अचानक एक ऑफिसर अनाउंसमेंट करता है कि उन्हें कुछ पप्पीज मिले हैं। अब उनमें से कोई भी यह नहीं समझ पा रहा होता है कि इन लोगों ने घर में जानवर क्यों रखा है और उन्हें लगता है कि शायद ये लोग पप्पीज को खाने के लिए रखे होंगे। ब्रांट ऑफिसर्स को सभी कुत्तों को मारने का आदेश देता है और जॉन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह कोई अच्छा बहाना नहीं सोच पाता है, इसलिए उसे आदेश रद्द करना पड़ता है। अब जैसे ही टीम हर कुत्ते को बिना किसी दया के गोली मारती है, उनमें से एक पिल्ला भागने में सफल हो जाता है और जॉन के पास भागता है, जो उसे उठा लेता है और पप्पी उसके चेहरे को छांटने लगता है, जिससे वह हैरान रह जाता है। एक ऑफिसर उसे भी मारने के लिए इसे वापस लेने के लिए आता है, लेकिन जॉन यह कहते हुए इसे वापस ले लेता है कि इसका बीमारियों के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए। कुछ समय बाद जॉन ड्यूपॉन्ट के साथ एक मीटिंग में विद्रोहियों की हत्या के खिलाफ अपनी बात कहता है और बताता है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था और पूछताछ की जानी चाहिए, जैसा कि कानून कहता है। लेकिन ड्यूपॉन्ट उन्हें सूचित करता है कि फादर ने एक आदेश जारी किया है जिसमें ऑफिसर्स को सभी विद्रोहियों को देखते ही खत्म करने का आदेश दिया गया है। बाद में जॉन कुछ देर तक मैरी को देखता है और उसके सामान वाला बक्सा मंगवाता है। अब कई चीजों के अलावा उसे एक रिबन मिलता है और उसे सूंघने के बाद वह उसे चुपके से ही अपने पास रख लेता है। शाम को वह नीदर चला जाता है, इस बात से अनजान कि ब्रांट उसका पीछा कर रहा है। वहां पहुंचकर जॉन कुत्ते को छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि
वह उसका पीछा करना बंद नहीं करता, इसलिए वह उसे वापस ट्रंक में रख देता है। जॉन उसे अपनी जैकेट भी देता है और पप्पी को देखकर मुस्कुराता है। उसी समय ऑफिसर एरिया में पहुंचते हैं और उसे घेर लेते हैं और आईडी मांगते हैं। अब आईडी जॉन अपने कोट में छोड़ दिया होता है। वे उससे कार की चाबियां लेते हैं और डिक्की खोलने ही वाले होते हैं। तभी एक अधिकारी जॉन को पहचान लेता है और परेशानी के लिए माफी मांगता है। तभी पप्पी उसी टाइम चिल्लाने लगता है।